हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदं नमः। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। पथिक संदेश पत्रिका हिंदी पत्रिका है और सितंबर माह की 14 तारीख हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो इस पत्रिका ने भी हिंदी भाषा के जो मूल इसके देवनागरी लिपि और इसकी जो वर्णमाला है उसके संबंध में एक बहुत अच्छा सा लेख लिखा हुआ है। इसके अलावा भी हिंदी भाषा से संबंधित एक आध और लेख इसमें थे। तो आज का हमारा लेख है, आज का लेख पाठन में हम हिंदी भाषा से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ इसमें पढ़ेंगे। एक भाषा पर जिन्होंने सर्वेक्षण किया था भारतीय भाषाओं पर, अंग्रेज़ों के ज़माने के वो सर्वेक्षक थे, नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो उसने लिखा था हिंदी बोलचाल की महाभाषा है। वो ICS थे। ऐसे ही एक सर विलियम जोन्स करके अंग्रेज़ थे, उसे प्राच्य महाविद्या पंडित और विधि शास्त्री और प्राचीन भाषा संबंधी सांस्कृतिक अनुसंधानों के लिए जाना जाता है। तो उसने लिखा था कि देवनागरी किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित लिपि है। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा कि देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाने वाली हिंदी राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी है। ऐसे ही महात्मा गांधी जी ने भी हृदय से हिंदी भाषा का समर्थन करते हुए बोला है कि हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। तो इसी के साथ हम आज के जो इसमें विशेष हिंदी के बारे में लिखा हुआ है, किस तरीके से हिंदी की वर्णमाला व्यवस्थित है, उस पर एक छोटा सा सूत्र कहेंगे कि जिसको हिंदी सीखनी है वो अगर इस सूत्र को पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा कि इसमें किस तरीके से कौन से वर्ण और कैसे व्यवस्था वर्णों को सुसज्जित किया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है हिंदी की वर्णमाला के उच्चारण मनुष्य की शरीर रचना पर आधारित है। शब्द के उच्चारण में ओंठ, जिह्वा, दांत, तालु, मूर्धा पर ध्वनि का भिन्न भिन्न अवस्था में स्पर्श होना है। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 16 धन 36 कुल 52 स्वर व्यंजनों का व्यापक और तर्क संगत अक्षर ज्ञान है। अब वो किस तरीके से वर्गीकृत की गई है, किस तरीके से वो बोले जाते हैं, उनका वर्ग वैसा एक ग्रुपिंग ऑफ द लेटर्स आप कह सकते हैं। जैसे स्वर है अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और अंग। ये अंतस्थ आपके पेट से ही आवाज़ निकल रही है और उसमें जिह्वा, दंत और तालु इनका यूज़ नहीं है। तो इनको का उच्चारण गले और मुंह की बनावट से किया जाता है। गले और मुंह की बनावट, जैसे अ और ई मुंह की बनावट, उ, ओ, इस तरीके से। इसके बाद जो दूसरा वर्ग है वो है क वर्ग। क, ख, ग, घ, न। अब आप ध्यान लगाएंगे तो इनको जब उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जीभ का पिछला हिस्सा हमारी तालु से लगता है, इसको क वर्ग बोलते हैं। और इनको कंठव्य भी कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण के समय ध्वनि कंठ से निकलती है। अब आया दूसरा वर्ग च वर्ग। च वर्ग आप इसमें ध्यान देंगे कि जो जिह्वा का अगला हिस्सा और दांत, उनके एक कॉम्बिनेशन से
ये इन शब्दों को, इन अक्षरों को बोल सकते हैं। वो है च, छ, ज, झ, य। ये तालव्य कहे गए हैं क्योंकि इनके उच्चारण के समय जीभ तालू से लगती है। फिर मूर्धन्य ट वर्ग आएगा। ट वर्ग में जीभ को थोड़ा सा पीछे की तरफ घुमा के फिर जो ध्वनि कंठ से निकल रही है उस पर वो ध्वनि आती है, वो है ट। जीभ उल्टी की पीछे की तरफ, फिर ध्वनि निकालिए ट, ठ, ड, ढ और ण। इनका उच्चारण करते समय मूर्धा से जीभ को लगाया जाता है, फिर उससे ये शब्द निकलना संभव होता है। फिर अगला आता है पांचवा त वर्ग, जिसमें तालु और दंत इनका एक कॉम्बिनेशन बनता है ट, थ, द, ध, न। आप ध्यान देंगे कि जो हमारी जीभ है ये हमारी तालु के आगे वाले हिस्से से जब टच होती है और वहाँ से ध्वनि निकलती है। इसमें आप अंतर, और पिछले वाले में अंतर ये था कि जो पिछला ट वर्ग है उसमें जीभ को पीछे की तरफ घुमा के फिर शब्द निकालना होता है। फिर ओष्टव्य, तो ये प वर्ग जिसमें ओठों के जो अपने ओंठ होते हैं उनके सहयोग से शब्दों का उच्चारण करना। प, फ, ब, भ, म। और इनको उच्चारण करते समय ओठों के मिलने पर ये संभव हो पाते हैं। फिर आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ यानी अभी हम फिर से, जैसे हमने स्वरों की रचना के लिए किया, लेकिन उसमें अब ये व्यंजन हैं, इनको अंतस्थ कहा जाता है क्योंकि कंठ और पेट से जो आवाज़ निकल रही है उस पर ज़्यादा जीभ, दांत और उसका प्रयोग न करते हुए वो है य, र, ल, व, ये है अंतस्थ। और आठवां जो इसका वर्ग है वो है श वर्ग। इसका उच्चारण करते समय ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उनको ऊष्म शब्द वर्ग बोला जाता है, श वर्ग। श, तालव्य श। फिर आता है मूर्धन्य श। मूर्धन्य श आपके गले से आवाज़ निकल रही है और जीभ को थोड़ा सा ट्विस्ट करके, पूरा टच नहीं करना होता ऊपर, तो आवाज़ निकलती है श, मूर्धन्य श। और तीसरा होता है दंत स, दांतों से आवाज़ निकली, दांतों से के माध्यम से स, तो इनको दंत स कहते हैं। फिर और उसी प्रकार इसी वर्ग में आता है ह। इसको भी ऊष्म वर्ग में रखा गया है। और अगर आप इस ऊष्म वर्ग वालों को देखेंगे तो आप मुंह के पास अपना हाथ ले आएंगे तो मुंह की ऊष्मा, थोड़ी गर्मी बाहर निकली ऐसा प्रतीत होगा। श, ह। तो इस तरीके से आज एक बहुत अच्छा लेख हिंदी की जो बेसिक जानकारी है, जो हिंदी कम जानते हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, अगर वो हिंदी को सीखना चाहते हैं तो एक सरल वर्गीकरण, कई बार श, श, स में बड़ा दिक्कत होती है, पता नहीं चल पाता क्या है उसका, अगर हम इस सूत्र को पढ़ें तो एक बहुत अच्छा हमारे लिए सीखने का और आगे बोलने का माध्यम हो सकता है। आज के इस लेख पाठन में इतना ही।
पुनः आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होऊंगा किसी और लेख के साथ। इसी के साथ आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि इस पोस्ट को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहन दें कि हम इस तरीके से अपने इस अभियान को जारी रख सकें, ताकि राष्ट्रवादी पत्रिकाओं, राष्ट्रवादी लेखों, राष्ट्रवादी पुस्तकों को पढ़ने का एक क्रम शुरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।